मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और जो कि वर्तमान में चर्चा में है और उसका नाम है यूपीएस। यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हाल ही में 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक नई पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जाए और वो एनपीएस के पैरेलल होगी। एनपीएस के ऊपर पिछले कई सालों से जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि इसमें कोई सर्टेन पेंशन नहीं है, कोई निश्चित पेंशन नहीं है, इसीलिए हमको एक ऐसे पेंशन दी जानी चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के समय एक ऐसा पेंशन हमें मिले जो कि निश्चित हो, निर्धारित हो। इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने ये यूपीएस स्कीम लेकर आए हैं। तो इस यूपीएस स्कीम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एनपीएस और ओपीएस में, एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में हम एक कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहां देखने को मिलती है कि यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन की व्यवस्था की गई है। एश्योर्ड मतलब एक निश्चित पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद तय हो जाएगी। कैसे तय हो जाएगी? तो ये देखिए, इसमें यह तय किया गया है कि रिटायरमेंट के दिन आपका जो भी लास्ट जो सैलरी होगी, बेसिक होगी, बेसिक, उस बेसिक को 12 माह के बेसिक सैलरी का एक औसत निकाला जाएगा। देयर विल बी एवरेज ऑफ 12 मंथ बेसिक सैलरी। उस 12 माह का जो औसत होगा, उस औसत का जो हाफ होगा यानी 50%, वो आपका पेंशन निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वर्ष 2025 में रिटायर होते हैं तो उनको जनवरी से लेकर के उनका जो भी, उनका साल भर का जो भी बेसिक होगा उसका एवरेज निकाल के और फिर उसको 50% करके उसमें डीए, उसको डीए नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डियरनेस रिलीफ। जब हम जॉब में होते हैं तो वो डियरनेस अलाउंस होता है और जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वो डियरनेस रिलीफ हो जाता है, इसलिए डीआर लिखा हुआ रहेगा। तो डियरनेस रिलीफ उसमें ऐड कर दिया जाएगा और वो आपका हो जाएगा बेसिक पेंशन। तो एक बात तो तय हो गई कि ये जो यूपीएस यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी और वो निश्चित पेंशन इस आधार पर तय की जाएगी। दूसरी बात, अब ये पेंशन किसको मिल सकती है, कितने साल की सर्विस पर मिल सकती है, तो इस पर भी बात की गई है। इसके लिए आपकी न्यूनतम जो सर्विस है वो 25 साल की होनी चाहिए। कम से कम 25 साल की सेवा के बाद आपको इस तरह के पेंशन की व्यवस्था होगी। एक और बात है, अगर कोई व्यक्ति केवल 10 साल की सेवा कर पाता है तो क्या उसे पेंशन नहीं मिलेगा? मिलेगा। यदि वो न्यूनतम 10 साल की सेवा कर पाता है तो भी उसे पेंशन मिलेगा, लेकिन उसकी पेंशन की राशि जो है न्यूनतम 10,000 रुपए ही होगी। कहने का मतलब यह है कि इस पेंशन स्कीम में यह तय हो गया है, इस पेंशन स्कीम में यह तय हो गया है कि अब आपको पेंशन तो मिलेगी, निश्चित पेंशन मिलेगी और इसी का नाम है एश्योर्ड पेंशन। और उसका पहला बिंदु जो है वो यही है कि आपको निश्चित पेंशन। तो एक डिमांड जो कर्मचारियों, अधिकारियों की थी, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या को लगा लिया जाए तो ये लगभग 90 लाख के आसपास होता है। वैसे अभी जो कैबिनेट का डिसीजन है वो लगभग 23 लाख कर्मचारियों, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए है। लेकिन राज्य सरकार भी धीरे धीरे इसे लागू करेगी अगर उनको पसंद आएगा तो, क्योंकि इसमें भी आगे हमें यह बात करनी पड़ेगी कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में बेहतर कौन सा है। वैसे ओपीएस तो बेहतर है ही, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में अगर चुनाव की बात आएगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको यह कंक्लूजन भी हम जरूर बताएंगे। जैसे आप दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि क्या हमें इस पेंशन के लिए, ये एश्योर्ड पेंशन के लिए हमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका जवाब देखिए क्या है कि इस पेंशन के लिए आपको कर्मचारियों का योगदान 10% रहेगा।
10% जो अभी भी डिडक्ट होता है एनपीएस के तहत, वो 10% तो आपको डिडक्ट होगा ही होगा। लेकिन इसमें सरकार जो अभी 14% तक मिलाती है वो बढ़ा करके देखिए ये कहां तक चला जाएगा, 18.5% तक चला जाएगा। मतलब कर्मचारियों का योगदान 10% का, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का इस फंड में योगदान 18.5% तक का, और इस तरह से एक बड़ा फंड निर्मित होगा और उस फंड का इस्तेमाल आपको गारंटेड पेंशन यानी एश्योर्ड पेंशन यानी यूपीएस देने के लिए किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे कि ये जो एनपीएस था, ये एनपीएस शुरू हुआ था 2004 में। 2004 में जब एनपीएस की व्यवस्था की गई थी तो उस समय ये व्यवस्था थी कि आपका जो पैसा जो 10% कटता है और जो सरकार जो अभी वर्तमान में 14% मिलाती है एनपीएस के तहत, वो पैसे को का इस्तेमाल हम लोग करते थे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करते थे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे, और उस इन्वेस्टमेंट से जो राशि रिटायरमेंट के समय निर्धारित होती थी उसका उपयोग हम लोग पेंशन देने में करते थे। अब यहां पर यह टेंशन नहीं है। यहां पर क्या व्यवस्था की गई है कि यहां पर जो कंट्रीब्यूट आप करेंगे वो कंट्रीब्यूट आपको करना ही है। उस सरकार भी 18.5% तक मिलाएगी। पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि आपको रिटायरमेंट के समय एक गारंटेड पेंशन दिया जा सके। किनको मिलेगा, किन लोगों तक यह पहुंचेगा, तो देखिए वे लोग जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन किए, 2004 के बाद जिन लोगों ने नौकरी हासिल की और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुए या होने वाले हैं। देखिए अभी जो ज्वाइन करेंगे और अगर वो चुनाव करेंगे कि भाई मुझे तो यूपीएस चाहिए, तो वो तो उसमें शामिल हो ही जाएंगे। लेकिन इसमें टेंशन उन लोगों को था जो 2004 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया और वो एनपीएस में है, अब वो क्या करें। तो और अभी रिटायर होने वाले भी हैं और या रिटायर हो गए हैं, तो अब वो क्या करें, उनका क्या होगा, क्योंकि जो जिनकी सर्विस कम समय के लिए हुई उनसे एनपीएस के तहत जो उनको पेंशन मिला या जो राशि मिली वो बहुत कम मिली, तो वो लोग टेंशन में। तो सरकार ने इसमें इसके लिए भी व्यवस्था किया है कि जो लोग 2004 के बाद एनपीएस के तहत आए और 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले हैं या हो गए हैं, उन्हें भी एरियर मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा उस एरियर पर, और ब्याज के जो मिलेगा वो जो पीपीएफ के ऊपर, जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसी दर से उनको ब्याज भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं या अभी 2025 तक रिटायर होने वाले हैं, 31 मार्च 2025 तक, उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। तो यूपीएस स्कीम की ये भी एक खासियत है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि भाई हम यूपीएस स्कीम को अगर हम चुनते हैं तो हमको इसमें क्या मिलेगा। देखिए इसकी एक खासियत है कि एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक स्कीम ही चुन सकते हैं आप, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एनपीएस चुने या यूपीएस चुने। ऐसा नहीं होगा कि एनपीएस का भी फायदा मिले और यूपीएस का भी फायदा मिले, आपको इनमें से कोई एक स्कीम चुनना पड़ेगा। अगर आप एनपीएस में रहना चाहते हैं तो एनपीएस में रहें, यूपीएस में जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ भी बढ़ेगी, यानी कि जो डियरनेस रिलीफ होगी आपकी वो सीपीआई के तहत जो है सीपीआई के तहत आपको मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जैसे आज भी जो सरकारी कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस दिया जाता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से लिंक रहता है। यही चीज जब रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन के साथ जुड़ा रहता है तो वो डियरनेस रिलीफ हो जाता है और वो डियरनेस रिलीफ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या सिर्फ पेंशन मिलेगा? नहीं, एक और चीज मिलेगा। यूपीएस में यह व्यवस्था की गई है कि लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन, यानी कि आपको जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक लंप सम यानी कि एक मुश्त राशि मिलेगी। अब ये एक मुश्त राशि कैसे तय होगी? तो एक मुश्त राशि तय करने का एक तरीका निकाला है कि भाई देखिए ग्रेच्युटी अपनी जगह पे है, ग्रेच्युटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको एनपीएस में भी मिलेगा और यूपीएस में भी मिलेगा, वो एक अलग चीज है। तो ग्रेच्युटी के अलावा
अभी वर्तमान में ग्रेच्युटी 25 लाख निर्धारित कर दी गई है, यानी कि थोड़ा बढ़ गया है, 25 लाख मैक्सिमम निर्धारित है। तो ग्रेच्युटी के अलावा जो लमसम अमाउंट होगा उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये जो अमाउंट होगा, ये जो आपका लास्ट बेसिक सैलरी राउंड होगा, वो बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक और डीए को जोड़ देंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर बेसिक किसी का 50,000 है, 25,000 अगर उसका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, तो 75,000 रुपए हो गया लास्ट ड्रॉन सैलरी पे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7,500। लेकिन साथ में प्रत्येक 6 माह की सेवा पर यह उपलब्ध रहेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति 25 साल की सेवा कर चुका है तो उसमें कितने 6 माह हो जाएंगे? उसमें 50 6 माह हो जाएंगे। तो वो 50 इंटू 7,500, 50 इंटू 7,500। अगर कोई व्यक्ति 20 साल की सेवा करता है तो उसमें कितने 6 माह हो जाएंगे? उसमें 40 से 6 माह हो जाएंगे, यानी 40 इंटू 7,500। कहने का मतलब यह है कि एक लंप सम अमाउंट भी इसमें सुपर एनुएशन पर, रिटायरमेंट पर आपको मिलने की व्यवस्था यूपीएस में की गई है। और क्या है? तो एक और चीज को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जो पेंशन होल्डर है, रिटायर्ड व्यक्ति है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उसकी पत्नी है या उसके ऊपर डिपेंडेंट उसके मदर फादर हैं या बच्चे हैं, तो क्या उनको डिपेंडेंट, ये बात बहुत ध्यान रखना है, डिपेंडेंट होना जरूरी है, जो डिपेंडेंट व्यक्ति हैं क्या उनको पेंशन मिलेगी? और वो डिपेंडेंसी का एक क्राइटेरिया होता है, एक निश्चित वेतन से ज्यादा होगा अगर इनकम, तो वो डिपेंडेंट नहीं माने जाते हैं। वो फिर अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए आप कि इस यूपीएस में, यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। यानी पेंशनर या एम्प्लॉय की अगर मृत्यु हो जाती है तो डिपेंडेंट को फैमिली पेंशन मिलेगी, जो बेसिक सैलरी का लगभग 60% होगा। जो पेंशन उसे मिल रहा है लगभग 60% उसको फैमिली पेंशन भी मिलेगी। तो यूपीएस की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है। इसके अलावा और एक चीज देख लेते हैं कि इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें हो जाएंगे। जैसे अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी लगभग 23 लाख कर्मचारी इसमें आ रहे हैं, फिर राज्य सरकार को भी शामिल कर लेंगे तो लगभग टोटल 90 लाख तक के कर्मचारी इसमें अभी वर्तमान में इसमें शामिल हो सकते हैं, अगर वो उसमें ऑप्शन देंगे तो। ये डिपेंड करेगा कि आप एनपीएस चुनते हैं या यूपीएस चुनते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये योजना लागू कब से होगी। तो देखिए, ये जो है योजना लागू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। अगर सब कुछ सही रहा और ये बात आगे बढ़ी तो 1 अप्रैल 2025 से ये पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। और अब साथ ही साथ आपके मन में ये भी बात आ रहा होगा कि यार ये पेंशन वाला कंसेप्ट आया कहां से, कैसे डेवलप हुआ। तो मैं आपको संक्षेप में छोटी 1-2 मिनट के टाइम में बता देता हूं कि पेंशन का कंसेप्ट आज का नहीं है। ब्रिटिश काल में जब लॉर्ड मेयो के समय में 1871 ईस्वी में ही एक पेंशन एक्ट लाया गया था, रिटायरमेंट बेनिफिट एक्ट लाया गया था उस समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें बात ये आई कि भारत सरकार में कब हुआ ऐसा। भारत सरकार में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद जो है 1954 यानी 1954 ईस्वी में, ये जो है ईयर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1945 नहीं है, ये 1954 है। 1954 में ये जो पेंशन स्कीम थी ये उस समय के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। तो जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं वो आप मान के चलिए, उसमें बीच बीच में सुधार होता रहा, लेकिन वो शुरुआत 1954 में ही हो गई थी। अब होते 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 ये हुआ कि भारत सरकार के ऊपर एक रिटायरमेंट का जो भार था, उसको जो सैलरी देने का भार था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वो बढ़ता चला गया। तो फिर अल्टीमेटली 2004 में जाकर के ये तय किया गया कि हम पेंशन के का जो भार है सरकार से थोड़ा कम किया जाए, और उसको लेकर के उन्होंने बना दिया एनपीएस। अब एनपीएस में क्या होता है कि जो भी पैसा आपका कटता है वो पैसा प्लस जो भारत सरकार जो उसमें पैसा मिलाती है या राज्य सरकार जो
पैसा मिलाती है, ये सारा पैसा आपका चला जाता है कहां पर? ये पैसा आपका चला जाता है शेयर बाजार में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या जहां भी आपने तय किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, और उस इन्वेस्टमेंट की एक पूरी राशि आपके रिटायरमेंट के ऊपर जो भी वो, क्योंकि भाई शेयर बाजार से लिंक है तो उस समय जो शेयर की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से रेट तय होगा, तो वो जो राशि होती है उसका कुछ प्रतिशत आपको लमसम मिल जाता है उस समय जब आप रिटायर होते हैं, और कुछ प्रतिशत जो है उसके आधार पर आपकी पेंशन तय हो जाती है। लेकिन एनपीएस में क्या होता है कि यह तय नहीं होता कि आपका पेंशन रिटायरमेंट पर कितना बनेगा। तो यूपीएस और एनपीएस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यूपीएस में एक राशि तय हो गई है कि आपको जब आप रिटायर होंगे तो उस दिन आपकी पेंशन कितनी होगी, लेकिन एनपीएस में यह तय नहीं किया जा सकता है कि जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन आपका पेंशन कितना बनेगा। ये एनपीएस और यूपीएस में जब तुलना करेंगे तो यूपीएस इस मामले में बेहतर है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी ये सोचना चाहते हैं कि यार मुझे तो शेयर बाजार से ज्यादा मतलब नहीं है, उस समय कितनी भी कीमत हो शेयरों की, मुझे तो एक निश्चित पेंशन बुढ़ापे में चाहिए, तो वो यूपीएस के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ये तय कर ले कि नहीं मुझे तो ऐसा पेंशन चाहिए जो शेयर बाजार से लिंक हो और शेयर बाजार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि उनको भी फायदा मिल जाए। लेकिन मेरा यह विचार है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी ये तय करें तो एक निश्चित जो पेंशन वाली चीज है उसको लेकर के आप ये तय कर सकते हैं कि मैं यूपीएस ही चूज करूं। ठीक है, तो ये भी एक बात हो गई। इसके अलावा अगर हम ओपीएस से तुलना करें यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना करें तो ये पता चल जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको अलग से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है। आपका जो 10% आपके बेसिक से कटता है वो चला जाता है प्रोविडेंट फंड में, तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपका जो प्रोविडेंट फंड की राशि है इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर प्रोविडेंट फंड का फायदा है कि बीच बीच में आप शादी के लिए, ब्याह के लिए, मुंडन के लिए या कोई भी चीज आप करना चाहते हैं वो भी मिल जाता है, तो एक सिक्योरिटी है कर्मचारी को, तो बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। फिर ओपीएस में यह व्यवस्था रहती है कि सरकार जो है आपसे अलग से कोई राशि नहीं लेती। जैसे यूपीएस में क्या है, आपको 10% तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ओपीएस में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद ही एक फंड बनाती है पेंशन के लिए, और जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपका जो बेसिक सैलरी है, बेसिक है, उसके आधार पर और जितने साल का आपका कार्यकाल है, टेन्योर है, जितने साल आपने काम किया उसके आधार पर आपको पेंशन मिल जाता है। तो ओपीएस में ये सिक्योर है। बाकी ग्रेच्युटी तो मिलता ही है, उसमें ओपीएस में मिलता है। तो यहां पर यूपीएस में एक ही चीज है कि ओपीएस और यूपीएस में एक बड़ा अंतर यह है कि यूपीएस में आपको अपना कंट्रीब्यूशन कुछ न कुछ जो कि 10% निर्धारित है वो देना पड़ेगा। सरकार उसी के आधार पर उसमें 18.5% तक कंट्रीब्यूट करेगी, और ओपीएस में ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, ओपीएस में कोई ऑप्शन नहीं है। ओपीएस ऑलरेडी जो पहले थे कर्मचारी 2004 से पहले जो अपॉइंट हुए उनको ओपीएस ऑलरेडी मिल रहा है। 2004 से लेकर के 2025 के बीच में, ये जो 1 अप्रैल या 31 मार्च 2025 के बीच के जो कर्मचारी हैं उनके वो एनपीएस में हैं, और वो एनपीएस से अगर चाहेंगे तो यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। और जो फिर इसके बाद जो कर्मचारी आएंगे 1 अप्रैल 2025 से, वो जो है वो यूपीएस में जो है अपना ऑप्शन भर सकते हैं और वो यूपीएस में जा सकते हैं। तो अगर मुझे आप कहेंगे और मेरी सलाह लेंगे तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा शेयर बाजार से लगाव नहीं है, अगर बहुत ज्यादा लगाव है तो आप एनपीएस में रुक सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको शेयर बाजार से लगाव नहीं है और आप चाहते हैं कि एक निश्चित पेंशन आपको मिले तो आप यूपीएस को चुन सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। फिलहाल एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के बारे में फिलहाल जो मैं आपको बता सकता था यहां बताया। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।